हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। मेरा नाम है जितेंद्र। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स आज के लेक्चर में। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर एंड नेम्ड एज यूनिट एंड डायमेंशन। तो क्लास 11th का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, इसी को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन टू द फिजिक्स, यानी कि यहीं से स्टार्ट होती है फिजिक्स के इंट्रोडक्शन की। ओके, कि बेसिकली फिजिक्स है क्या, क्या इसमें पढ़ना होता है, क्यों इसे पढ़ना होता है, क्या नॉलेज आपको रिक्वायरमेंट होती है, इसे पढ़ के हम आगे क्या कर सकते हैं और किस तरह का नॉलेज हम गेन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आज हम ऐसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। ठीक, अब जैसे कि नाम से ही पता है क्या, कि यूनिट एंड डायमेंशन जो चैप्टर है वो बेसिकली रिलेटेड होगा किससे, यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, यूनिट और ओके, आपने कुछ नाम सुने होंगे यूनिट में, जैसे रेक्टेंगल जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू विड्थ, राइट। अब लेंथ अगर मीटर में है और विड्थ भी अगर मीटर में है तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से ये एक मार्कर मार्कर पेन है, इसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं कितना है, 1 मीटर है माना, बस ठीक है, कम ही है, डोंट वरी। 1 मीटर है तो मीटर क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। वन क्या है, मैग्नीट्यूड है, राइट। तो वन इसका मैग्नीट्यूड है और मीटर क्या है, इसका यूनिट है। सो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हम आइडेंटिफाई करते हैं उसके यूनिट से। यूनिट से भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, ये तो मैंने आपको इंपॉर्टेंस से बताया कि हाँ यूनिट एंड डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यूनिट एंड डायमेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको दो स्क्वायर बॉक्स दिए, ठीक है, दो स्क्वायर बॉक्स दिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर है बस, है ना। बोथ आर द स्क्वायर, बट साइड ऑफ दिस फर्स्ट स्क्वायर इज लेट्स से 2 मीटर, this one is also 2 meter, and here it's a 3 meter and it's a 3 meter. So what we are going to differentiating means we are doing some comparison, type of comparison. Let's say area of first square is a1 area, I have represented area by a, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस साइड। ओके, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, 4। यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस वन स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 मीटर स्क्वायर। नाउ इफ आई आस्क which square is having the larger area, then your answer is very simple, that this one is the answer. Why? Because you have compared with respect to magnitude, कि दोनों का मैग्नीट्यूड हमने देखा, इसका 4 है, इसका क्या है 9, तो 9 ज्यादा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में 9 ज्यादा है, लेकिन यूनिट के रेस्पेक्ट में दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, यानी कि दोनों सेम ही यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका एरिया कम होगा। यानी कि अब दूसरा एक हमें पता चलता है यहाँ से कि यूनिट एंड डायमेंशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उनका हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन या कंपैरिजन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मींस व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू नंबर, है ना, नंबर के रेस्पेक्ट में हम चीजों को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए भी ये क्या क्या है, इंपॉर्टेंसी है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाया,
ये टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ये भी कुछ टाइप ऑफ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन देख के ही पता चल सकता है कि ज़्यादा एरिया कवर कौन कर रहा है। एरिया की बात नहीं करके हम वॉल्यूम की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इट्स 3D ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसका वॉल्यूम हमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इसने ज़्यादा स्पेस कवर किया है, इसने कम स्पेस कवर किया है, तो वॉल्यूम इसका ज़्यादा है। ठीक है, अब जब हमें डाटा गिवन होगा तो इसका वॉल्यूम हम पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बिना वॉल्यूम निकाले हम ऐसे ही कह सकते थे कि जो ग्रीन बॉटल था, ग्रीन कलर जो बॉटल था अभी जो दिखाया था, उसका वॉल्यूम क्या है? ज़्यादा। अगेन वी आर डूइंग व्हाट? कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव, विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स। ठीक है, यानी कि नंबर के रेस्पेक्ट में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। बट फॉर कंपैरिजन यू नीड टू स्टडी यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अभी मैंने केवल हाल फिलहाल आपको यूनिट पर ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मेरा आपसे पहला सवाल चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, व्हाट इज फिजिक्स? कि फिजिक्स है क्या, है ना? फिजिक्स हम पढ़ते हैं लेकिन ये तो पता होना चाहिए फिजिक्स है क्या, है ना? अगर ये पता हो जाए तो काफी मजेदार बात हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा देखिए, डेफिनेशन मैंने लिखा है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके, so first you read out it. It is the study of the nature and its law. यानी कि हमारे चारों ओर जो नेचुरल एनवायरनमेंट है और उस नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी इवेंट होता है वो इवेंट एक पर्टिकुलरली किसी ना किसी लॉ या रूल से डिस्क्राइब होता है। उसी लॉ को फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, इट इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉ। नेचर में जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, जो कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, वो इवेंट किसी ना किसी लॉ, जो फिजिक्स के लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ते हैं किसमें? फिजिक्स में। ठीक है, कैसे? जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ये भी रीड आउट करवाते हैं। वी एक्सपेक्ट दैट ऑल द डिफरेंट इवेंट्स इन नेचर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सम बेसिक लॉज। ठीक है ना, यानी कि कुछ भी जो घटना होती है वो किसी ना किसी एक बेसिक लॉ की वजह से होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने नीचे गिराया, फ्री फॉल, व्हाट हैपेंड? इसको मैंने नीचे गिराया, नीचे चला गया। ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि देयर इज अ ग्रेविटी। ग्रेविटी कहाँ एक्ट करता है? नीचे की तरफ। यानी कि ये तो हमें पता था क्या, कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ एक्ट करता है। ठीक है ना, लेकिन ग्रेविटी जो कंसेप्ट है वो किसने दिया? फिजिक्स ने दिया। किसने दिया? फिजिक्स। तो फिजिक्स चीजों को आसान बना देता है समझने के लिए, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि ये पेन गिर रहा था तो मैंने कहा कि ये गिर रहा है नीचे किसकी वजह से? ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ड्यू टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। so we are going to study in physics. ओके, कि हर एक जो घटना होती है नेचर में, किसी भी तरह की घटना, किसी भी तरह का इवेंट, किसी भी तरह का इंसिडेंट, एवरीथिंग इज गवर्न बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है? फिजिक्स के मैंने बताया है कि फिजिक्स लोग कैसे बिहेव करेंगे, कैसे हम समझ लेंगे, वो हम बता रहे हैं। विंड, अब हवा, यानी कि जो विंड फ्लो करता है, वेन एवर विंड फ्लो वी फील समथिंग एरी। ओके, वी फील वेरी गुड बिकॉज वी आर गेटिंग दी ऑक्सीजन, राइट? बिकॉज ऑफ विंड। लेकिन सवाल ये आता है कि विंड स्टार्ट कहाँ से होता है और कैसे होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि पेड़ के पत्ते जब हिलते हैं तो वहीं से हवा स्टार्ट होगी, नहीं, इट्स रॉन्ग। ओके, कहीं ना कहीं से विंड जनरेट हुआ होगा। तो एक हल्का सा आइडिया देता हूँ, ठीक है, कि विंड कैसे फ्लो करता है, कि फिजिक्स कैसे है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं कल आपको स्टार्टिंग में कुछ कुछ हल्के से आइडिया दूंगा कि हाँ, कि फिजिक्स कैसे यहाँ पर गवर्निंग जो लॉज हैं वो डेराइव करता है। ठीक है ना, यानी कि कैसे हम फिजिक्स के लॉ को यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो वो मैं आपको हल्का हल्का आइडिया दूंगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर वाइज, यू विल फील द फिजिक्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है, तो वैसे वैसे आपको मजा भी आने लगेगा कि हाँ, इन रियलिटी ये चीजें होती है, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ओनली।
ओके, नाउ विंड क्या है, देखिए ये सनलाइट आता है अपने पास, ठीक है। मान लेते हैं ये सी लेवल मैंने दिखाया, यानी कि समुद्री इलाका, ठीक है। गोवा बीच यू कैन से, बस एग्जाम्पल के लिए, ओके। क्या होगा, या फिर गोवा बीच ही क्यों के, कहीं पर भी बात कर लेते हैं हम, प्लेनेट के लिए इंडिया की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इंडिया की ही बात करते हैं, ये इंडिया का ग्राफ बना दिया। अब जब सनराइज हो रहा होगा तो हो सकता है कुछ जगहों पर सनलाइट ज्यादा जा रही है ना। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सन राइजेज इन सम स्टेट वेरी अर्ली, इन सम सिटीज वेरी अर्ली, ठीक है ना, और कुछ टाइम के बाद कुछ सिटीज में वापस हमें भी दिखाई देता है, यानी कि देयर इज सम टाइम डिफरेंस, ठीक है। जैसे कि अरुणाचल में सबसे पहले सनराइज होता है, ऐसा हम पढ़ते हैं जीके में कई बार, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ सनलाइट ज्यादा गिर रहा है, ऐसा मान लिया, और यहाँ सनलाइट कम गिर रहा है इस जगह पर। तो क्या होगा, यहाँ पर जहाँ सनलाइट ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, आसानी समझो कि ये इंडिया का मैंने ग्राफ दिखाया, यहाँ सनलाइट ज्यादा आ रही है, यहाँ सनलाइट कम आ रही है, ड्यू टू सम डिफिकल्टीज, ड्यू टू सम बिल्डिंग्स, अपर्चर, वॉटेवर। यहाँ बस कम आ रहा है, यहाँ ज्यादा आ रहा है। तो जहाँ सनलाइट ज्यादा आ रहा है यू फील मोर वार्म, यानी कि आपका टेम्परेचर यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तो जहाँ पर सनलाइट कम पहुंचेगा वहाँ टेम्परेचर कम है, जहाँ सनलाइट ज्यादा पहुंच रहा है वहाँ टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या आ गया, टेम्परेचर डिफरेंस। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या आ जाता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर वी हैव डिफरेंस ऑफ प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस, है ना। समझे, एक जगह पर सनलाइट का ज्यादा आना, दूसरी जगह पर सनलाइट का कम आना, इट विल गिव राइज टू डिफरेंस of temperature, means temperature difference, and due to temperature difference we have pressure difference, and due to pressure difference it is the wind which flows, ठीक है। तो हवा क्यों बहती है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। 10th लेवल का था, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से यहाँ फिजिक्स था, है ना, कि प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या था, विंड फ्लो करता है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो वर्क करता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और सर्कुलर मोशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाल फिलहाल में आपको कि हाँ प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। वाटर, जैसे ये कोई टैप है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है आउटसाइड, फ्लो आउटसाइड कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या है, यहाँ पर फिजिक्स वर्क करता है, ठीक है। देयर इज सम टर्म कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू दिस, ओके। रेनबो, रेनबो आप जानते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, है ना। कौन कौन से, वीप ग्योर, ओके, यू मस्ट लर्न इट, वीप ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इसमें भी क्या है, फिजिक्स है विच वी हैव टू स्टडी इन ऑप्टिक्स। किसमें पढ़ेंगे हम ये चीज, ऑप्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि हाँ ड्यू टू सनलाइट कैसे रेनबो बनता है, या कैसे सनलाइट की वजह से कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कितना एंगल बने कि वहां पर क्या हो जाए, रेनबो बन जाए। तो वो भी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स होगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए इसमें, अगला जो एग्जाम्पल है वो है हीटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन रबिंग। मतलब क्या, मतलब ये जैसे दो हाथ, अपने दो ही होते हैं हाथ, है ना, बिना के ही दो होते हैं, तीन तो होने से रहे। तो एक हाथ को अगर दूसरे हाथ पे रब किया जाए तो क्या होगा, तो हाँ यू कैन फील वन हैंड विल गेट मोर वार्म, ठीक है। यानी कि एक हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है और दूसरे हाथ का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। क्यों होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन विच वी हैव टू स्टडी इन द चैप्टर ऑफ न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन, ओके। तो ये चीजें हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी अगेन इट्स फिजिक्स लॉज, ओके। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, द फंक्शन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी।
ह्यूमन बॉडी का सोचना, चलना, सोचना है, चलना है, आगे बढ़ना है, कोई मूवमेंट करना है, बॉलिंग करना है, क्रिकेट खेलना है, एवरीथिंग, whatever the function of a human body consists of it always obeys the law of physics. जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट करता है, वो ब्लड सर्कुलेट करने का भी रीजन क्या है? देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस. ओके, इट कम्स इन द चैप्टर ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इन क्लास 12th. ओके, तो यहाँ पर भी क्या है? फिजिक्स है. चलिए, एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सनलाइट, तो आप ये बचपन से जानते हैं कि सनलाइट से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी. बट दैट्स द पार्ट ऑफ बायोलॉजी और यू कैन से केमिस्ट्री. बट कमिंग फ्रॉम सनलाइट जो एनर्जी हमें मिलता है, वो एनर्जी कितना होता है? कितना टेम्परेचर सन का होता है? सन का, जैसे ये सन दिखाया मैंने, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, इसका यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, कितनी दूर तक ये रेडिएशन कर सकता है, रेडिएशन करने की वजह से कौन सी चीज ज्यादा गर्म होगी, कौन सी चीज ज्यादा कम जो है टेम्परेचर रखेगी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कलर क्या दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा. वास्तव में जो कलर हमें दिखता है वो कलर वास्तव में होता ही नहीं है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ पर? रेडिएशन में. ठीक है, तो ये भी चीजें आती है कहाँ पर? रेडिएशन ऑफ द फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स के अंदर क्लास 12th में ये चैप्टर आता है आपका. ठीक है, तो नाउ यू कैन फील कि बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं डेली लाइफ में जो कि फिजिक्स से रिलेटेड है, कंप्लीटली. कंप्लीटली किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से ही रिलेटेड है. ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू, अपना अगला एग्जांपल मैंने लिखा है ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ. ऑर्बिटिंग ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि अर्थ के चारों ओर मून क्या करता है? मून जो है वो रिवॉल्व करता है. सही ना? अर्थ के चारों ओर मून क्या करता है? रिवॉल्व करता है. अगेन इट कम्स टू द कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स. विच लॉज? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, यानी कि इसमें जो फिजिक्स का लॉ होगा वो कौन सा होगा? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड आल्सो सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपके अलग अलग चैप्टर में आएगी. एक ग्रेविटेशन में है, दूसरा सर्कुलर मोशन में. तो अगेन ये भी चीज किस पर डिपेंडेंट थी? फिजिक्स के लॉज पर थी. अगला, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम ट्री. तो एप्पल, आप तो ये जानते हैं ये कहानी, न्यूटन वाली. कौन सी कहानी? कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, किसी दिन क्या गिर गया था? एप्पल गिरा था. एप्पल जहां से गिरा उसी दिन से क्या हो गया था? ग्रेविटी स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, अब ग्रेविटी स्टार्ट हो गई थी तो वहीं से फिजिक्स भी 60% बढ़ गया था. कैसे? देखिए, न्यूटन का क्या कहना था कि ये बड़ा सा एक पेड़ है, कि यहां पर एक एप्पल दिखाया मैंने, ये ए फॉर एप्पल, यहां पर कहीं ये न्यूटन बैठा है. ठीक है, तो यहाँ ट्री है, ये एप्पल है, और यहाँ न्यूटन बैठा है. एन फॉर न्यूटन. ओके, अब न्यूटन काफी दुनिया में परेशान हो गया था. परेशान होने की वजह से पेड़ के नीचे बैठा था. उसने क्या देखा कि ये आकर के नीचे ही गिर जा रहा है, नीचे ही गिर जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो उसने डिसाइड किया कि हो सकता है कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा, ऐसा कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा जो उसे क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा. क्या कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा. और ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एप्पल नीचे गिर रहा होगा. ठीक है, लेकिन उसके मन में अगला सवाल यह आया कि नीचे अट्रैक्ट करने वाला है कौन? ये तो अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ना? तो ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये ट्री मैंने बनाया. तो उसने सोचा कि अर्थ का जो सेंटर है वो सेंटर क्या कर रहा होगा? उसे अट्रैक्ट कर रहा होगा. ठीक है, और वहीं से, यानी उसी ऑब्जर्वेशन से एक नया फिजिक्स का लॉ दिया गया था विच इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक है, जो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में. अगला, all these example can be explained if we know the laws of physics. चलिए मैं कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी. देखिए, प्रेशर को हम थोड़ा सा फील करते हैं. ये एक ओपन ऑब्जेक्ट है, ऊपर कंटेनर नहीं है. ठीक है,
अगर मैं इसे क्लोज करके रखता हूं तो क्या होगा, इसे प्रेशराइज करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बाहर हवा नहीं निकल सकती, है ना। अब इसे प्रेस कीजिए, दबाया, फोर्स लगाया। इसे दबाना मतलब क्या है, आई एम अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से क्या हो रहा है, अब ये दब जा रहा था, क्यों, क्योंकि जो अंदर हवा है वो बाहर निकल जा रही है, अंदर जो हवा है वो बाहर निकल जा रही है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बाहर क्यों निकल जा रही है, क्योंकि वी आर अप्लाइंग सम फोर्स, ठीक है। और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो यहाँ पर एयर था इसके अंदर वो क्या हुआ, डिस्प्लेस्ड हुआ। डिस्प्लेस्ड हुआ तो वो कहाँ आया, ऊपर आया। अगेन इट बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द प्रेशर, ओके, विच वी विल डील इन द फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए अगला एक और एग्जांपल देखिए। ये मैंने लिया है लॉक और की का अरेंजमेंट, ठीक है। अब कई बार हम सुनते हैं कि जो कोई भी एक लॉक है वो क्या करता है, किसी एक ही चाबी से खुलने वाला है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग जो कीज हैं उनसे भी ओपन हो जाता है, ठीक है। अब लॉक एंड की जो अरेंजमेंट है वो बेसिकली एक मैकेनिकल अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, मैकेनिकल अरेंजमेंट है। और उसी मैकेनिकल अरेंजमेंट में भी क्या है, फिजिक्स के अपने लॉज वहां पर वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं देखिए, इसमें क्या है, लीवर अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, लीवर अरेंजमेंट। तो इसी वजह से इसमें लिखा भी है, देखिए 8 लीवर्स, ये देखिए 8 लीवर्स लिखा है। तो वो जो लिखा होने का मतलब है वो क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है। तो चीजों को आप समझने की और भी कोशिश करते रहिए इन चीजों से। अगला ये देखिए, ये चार्जर जो मैंने प्लग दिखाया है, इसमें हम कहते हैं कि 2 टर्मिनल होते हैं। कितने, 2। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और इन्हीं टर्मिनल की वजह से क्या होता है, जैसे ही आप इसे सॉकेट के अंदर पुट करते हैं तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होता है, उसी की वजह से करंट फ्लो करता है। तो ये बेसिक आइडिया था फिजिक्स में करंट का, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं हर बार मार्कर लेकर के बोर्ड पे लिखता हूं तो ये हर बार इसी पे चिपक जा रहा है, जो भी इंक था, जैसा मैं उसे शेप दे रहा हूं वैसा बन जा रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता है सरफेस टेंशन की वजह से। और सरफेस टेंशन हम पढ़ेंगे 12th क्लास के चैप्टर में, विच कम्स अंडर द यूनिट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक। अब अगला पॉइंट मैंने लिखा है, आर्यभट्ट, न्यूटन और आइंस्टीन, ये जो थे 3 बड़े फिजिसिस्ट थे जिन्होंने फिजिक्स के अंदर काफी बड़ी रिसर्च की है, ठीक है। तो इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स के अंदर। अब हम आगे पढ़ेंगे यूनिट्स के बारे में। तो ये बहुत ही इंट्रोडक्शन था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हाँ फिजिक्स डेली लाइफ में कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं करता है। हम जो एक्सरसाइज करते हैं, क्रिकेट बॉल खेलते हैं, उन सब में फिजिक्स के सारे लॉज वैलिड हैं। मोमेंटम आपने सुना होगा वर्ड, तो मोमेंटम क्या है, जब आप तेज स्पीड से दौड़ रहे होते हैं तो क्या है, वो मोमेंटम है, ठीक है। उसी को मोमेंटम कहा जाता है। अगर एक मोटरसाइकिल है, कुछ स्पीड से दौड़ रही है, तो वो भी क्या है, उसका मोमेंटम है। हाँ, स्पीड अगर चेंज हुआ तो क्या होगा, मोमेंटम भी चेंज होगा, ठीक है। जैसे हम पढ़ेंगे कि मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, क्या नहीं होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट कि यूनिट क्या है, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है। तो लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब हम समझते हैं कि जिसका कुछ हद तक हमें कुछ कुछ डाटा गिवन हो, है ना, न्यूमेरिकल डाटा, ऐसा कुछ भी। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उससे रिलेटेड आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट लिखता है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या होता है ये, एनी क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कोई भी क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो उसी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। अब वैसे कहने के लिए बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है, लेकिन समझा जाए ठीक से तो काफी मजेदार है। कैसे, देखिए। अब कैसे मेजरेबल है, जैसे मान लो लेंथ ऑफ मार्कर पेन, ये जो आपको मार्कर पेन दिख रहा है इसका लेंथ मुझे मेजरमेंट करना पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ इसका मेजरमेंट, है ना। तो लेट्स से लेंथ ऑफ ए मार्कर पेन, लेंथ ऑफ ए पेन, ठीक। लेट्स से कितना होगा, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर होगा मैक्सिमम, है ना।
15 सेंटीमीटर। ठीक है। अब पेन तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेंथ उसकी क्या है, लेंथ उसकी टोटल एक क्वांटिटी हो गई, यानी कि लेंथ यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन क्या मैं इसे फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूँ? मार्कर एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का लेंथ एक क्वांटिटी है, और वो क्वांटिटी क्या मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूँ? यस, वी कैन से, बिकॉज एनी क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। तो लेंथ, क्या ये लेंथ मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, अगेन लेंथ किसी का भी आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ मैथमेटिकल टूल टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एनी गिवन ऑब्जेक्ट। सो लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए अगला, गाड़ी आपने देखा है, मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी चलती है, स्पीड आपको बार बार वो एक दिखाता है, निडल वाला जो बना होता है ना, निडल पॉइंट जो होता है, कभी 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, डेट इज व्हाट। तो गाड़ी में जो ये ऐसा होता है, यहाँ जीरो होता है, 20 लेट से 40, है ना, 60, 80 थोड़ा गलत बन गया होगा, समझ लेना कि ऐसा ही है, आप एक्सपर्ट हैं इस मामले में, है ना। तो 20 किलोमीटर पर आवर, ये चीज किसका था, ये स्पीड को दिखाता है, विदाउट एनी प्रॉब्लम वी कैन से दैट ये चीज क्या है, स्पीड है, गाड़ी का स्पीड कितना। ठीक है ना, स्पीड कितना है। तो स्पीड कितना है पर्टिकुलर टाइम पर आप बता सकते हैं। लेट सपोज मैं अगर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा हूँ, ठीक है, यानी कि स्पीड ऑफ बाइक, स्पीड ऑफ बाइक इज लेट से 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब बाइक क्या है, ऑब्जेक्ट है, स्पीड क्या है, क्वांटिटी है। क्या इस क्वांटिटी को मैं फिजिकल क्वांटिटी कह सकता हूँ? यस, बिकॉज एनी क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, उसी को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो स्पीड, स्पीड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अब कई बार हम कहते हैं गाड़ी को एक्सेलरेट करो, क्या करो, एक्सेलरेट करो। तो एक्सेलरेट भी क्या है, एक्सेलरेशन भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। चलिए उस पर भी आएंगे। अब एक चीज हम जानते हैं क्या, कि फोर्स का आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, इतनी उम्मीद की जा सकती है क्या, कि फोर्स F इक्वल टू क्या होता है, एम ए। ठीक है, एम क्या है, मास, ए क्या है, एक्सिलरेशन। ठीक है, और यूनिट क्या होता है इसका, न्यूटन। केवल फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा, ठीक है ना, वैसे मैं पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि फोर्स क्या फिजिकल क्वांटिटी है क्या। चलिए, तो इफ m is equal to 2 kg and acceleration is a equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर मत जाइए यार, मैंने a और m का वैल्यू दिया, फोर्स कितना आएगा, m इंटू ए, m कितना 2, a कितना 2, कितना आ गया 4 न्यूटन। न्यूटन क्या है, इसका यूनिट है। ठीक है, तो मास और एक्सेलरेशन पता हो तो फोर्स आ जाएगा, मास और एक्सेलरेशन पता हो तो क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यानी कि फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि अगेन आई कैन डू इट्स मेजरमेंट बाय हैविंग ए फॉर्मूला। अगर मुझे गिवन डाटा अवेलेबल है, यानी कि डाटा मुझे अवेलेबल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन डाटा को पुट करके फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ। यानी कि ऐसा कोई सा भी क्वांटिटी जिसका फॉर्मूला है आपके पास मैथ्स में, फिजिक्स में, उस केस में वो सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है वो, फिजिकल क्वांटिटीज है। सो अगेन फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ये एग्जांपल लिख लेना, है ना। फोर्स भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। चलिए, वर्क, वर्क भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो वैसे बहुत सारी होती है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे जैसे चीजों को हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे हम डील भी करेंगे। लेकिन सवाल आता है, क्या सर कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वैसा कोई एग्जाम्पल बताइए, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, स्प्राइट, कितना ml है ये है आपका 750 ml। कितना ये, 750 ml। इफ आई आस्क
कि इसमें कितना पानी भरा जा सकता है। व्हाट विल बी योर आंसर? ये एक ऑब्जेक्ट है, कितना क्वांटिटी फिलअप कर सकता हूँ वाटर का? 750 ml एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि ये 750 ml को ही कंटेन कर सकता है, ना उससे ज़्यादा, है ना। उससे कम आप भरना चाहे तो भर सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम कितना रख सकता है? 750 ml। यानी कि मुझे पता चल गया कि वॉल्यूम कितना होगा इसमें वाटर का, 750 ml। यानी कि वॉल्यूम भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि मुझे क्या देता है? मेजरमेंट देता है ना। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आपको क्लियर कट करते हैं। चलिए ये मैंने लिया आपसे कोलगेट, लेट्स से इट्स ऑफ 100 ग्राम। तो इसमें कितना कोलगेट फिलअप किया जा सकता है? 100 ग्राम। अगेन जो ऑब्जेक्ट फिलअप किया है उसका मास क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एनी क्वांटिटी हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल, वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो मास तो मेजर वैसे भी किया जा सकता है ना। वेट मशीन, वेइंग मशीन जो होती है, आप अपना वेट मेजर करते हैं कि नहीं? तो मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि उसे मेजर कर सकते हैं। मास है तो वेट भी है, तो वेट से कंफ्यूज मत होइए हाल फिलहाल। चलिए, अब कोई स्टूडेंट दिन भर हंसता रहे या रोता रहे, क्या वो उसका हंसना या रोना फिजिकल क्वांटिटी है क्या? हंसना या रोना फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है, उसे थोड़ा देखते हैं। देखिए, तो कोई स्टूडेंट हंस रहा है, कोई थोड़ा सा हंस दे, कोई बहुत ज्यादा हंस दे राक्षस की तरह। तो हंसना कितना मेजरेबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं, यानी कि उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है कि आप कितना हंस रहे हैं उसको मेजरमेंट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो स्माइल करना ये फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता है। कितना रोते हैं आप, वो भी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आता, क्योंकि कितना रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं कि नहीं, तब भी वो रोना है, ठीक है ना। केवल थोड़ा सा मुंह खराब कर लिया तब भी वो क्या है? रोना ही है। यानी कि इसका मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, नहीं है तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर कट हुआ होगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं होगा जिसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मार्केट आप जाते हैं अपने घर से, तो कितना किलोमीटर चले हैं और कितना किलोमीटर वापस आए, तो वो जो डिस्टेंस कवर किया वो भी क्या है? वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि डिस्टेंस भी क्या हो गया है? डिस्टेंस भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही है। क्या है वो? फिजिकल क्वांटिटी ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है। ये यूनिट क्या है? यूनिट्स लिखिए, है ना। यूनिट्स में क्या है कि जैसे मैं कहता हूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का लेंथ मैंने मेजर किया था 15 सेंटीमीटर। कितना? 15 सेंटीमीटर। बट इफ आई राइट लेंथ ऑफ ए पेन, लेंथ ऑफ ए पेन इज इक्वल टू 15, तो केवल 15 लिखने से क्या आपको बात समझ में आ जाएगी? नहीं। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये मीटर है, 15 मीटर है, 15 मीटर तो बहुत लंबा पेन है, 15 सेंटीमीटर है तो इतना सा पेन, 15 फुट है तो और कुछ होगा, सही है। लेट्स से हाइट ऑफ ए मैन, हाइट ऑफ ए मैन। अब जैसे मेरा ही हाइट, मैं कहता हूं 6 फीट है। कितना है? 6 फीट है, लेकिन मैंने केवल 6 लिखा। तो केवल 6 लिखना, क्या ये वाइजली किया गया डिसीजन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि केवल 15 लिखा है, वो क्या है? केवल एक नंबर है। केवल क्या है? एक नंबर है। लेकिन जब उसके साथ यूनिट क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए, जब उसके साथ यूनिट आप लगाते हैं, लेट्स से सेंटीमीटर, नाउ इट्स ऑल ओके। कि हाँ, यू कैन इमेजिन देयर इज ए पेन हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, so here is a pen whose length is 15 centimeter. Okay, height of a man, here is the height of a man 6 feet। यानी कि यूनिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप यूनिट नहीं लगाएंगे
तो जो क्वांटिटी का मेजरमेंट है वो मीनिंगलेस हो जाता है। क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो क्या हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर every physical quantity। ठीक है, फॉर एवरी फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिट कौन बनाता है? क्या ऊपर से भगवान बनाता है? नहीं। यूनिट आर डिसाइडेड बाय मैन इटसेल्फ। यूनिट जो है वो डिसाइड होती है एक ऑर्गेनाइजेशन से, डिसाइडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, units are decided by an organization and unit must be internationally accepted। मतलब यूनिट जो भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन करते हैं वो इंटरनेशनल यानी कि थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। मान लो मैं कहता हूं कि इस पेन का जो लेंथ है वो 15 मीटर है और वहीं पर आप कहते हैं कि इस पेन का लेंथ 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मेरे लिए तो ये 15 मीटर है, इतना ही, आपके लिए इतना ही क्या है, 15 सेंटीमीटर। क्योंकि हम दोनों एक ही यूनिट मेजरमेंट को फॉलो नहीं कर रहे, है ना। आपने सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड मान लिया है, मैंने स्टैंडर्ड किसको मान लिया, मीटर को। इसलिए जरूरी है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड everyone should accept the same unit for a physical quantity, otherwise what will happen, the communication will have some lack of information। okay, यानी कि आप कम्युनिकेट करने में उतना आसान नहीं होगा आपको जितना कि होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यूनिट डिफाइन हुआ, यूनिट डिफाइन होने के बाद क्या आता है इसमें, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सभी क्या है, यूनिट्स किसके, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के, है ना। मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब बात ये आती है कि अभी मैंने आपको 2 पॉइंट बताए केवल स्टार्टिंग से अभी तक, कौन कौन से, कि फिजिक्स क्या है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी क्या है, देन व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंसी ऑफ यूनिट। ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड इम्पोर्टेंसी ऑफ यूनिट। चलिए बढ़िया है। अब बात आती है रिलेशनशिप ऑफ द फिजिक्स विथ मैथ्स। मैथ्स के साथ इसका रिलेशनशिप कैसा है, किस तरह का है फिजिक्स के लिए, तो वो हम आज देखते हैं कि फिजिक्स समझने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंसी देनी चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स makes easier to understand the physics, understand the concept of physics। अगर आपको मैथ्स बहुत अच्छे से कमांड है तो आप फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, और अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आता है तो फिर कोई दुनिया का ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ सकता। ठीक है, तो होल एंड सोल बात डिपेंड करती है किस पर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन मैथमेटिक्स, कि आपको मैथमेटिक्स पर कमांड अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन विजुअलाइज एनीथिंग अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ओके, so here we conclude today's lecture, and from next lecture we will start the system of units and different topics। okay, so अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। हालांकि एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इसमें मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन ही दिए हैं कि ऐसी ऐसी बातें इसमें की जा सकती है। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।